वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। आज हम लोग 1962 को पढ़ने वाले हैं। 1962 भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली वर्ष रहा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके कई कारण हैं। एक तो कारण है कि उस टाइम पर हम लोग एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। सेकेंडरी थिंग क्या थी कि हमारे ऊपर एक वॉर जो था वो इम्पोज कर दिया गया था। उसके बारे में आपको पता होगा कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, जिस वजह से ये पूरा का पूरा वर्ष है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा साबित हुआ था भारत के लिए। हम इस पर डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। वर्ष 1962 में कुछ राजनीतिक बदलाव हुए थे देश में, जरा उनको देख लेते हैं। बदलाव क्या हुआ था कि वर्ष 1962 में जो हमारे राष्ट्रपति महोदय है ना, जो पहले राष्ट्रपति थे, उनके 2 टर्म पूरे हो रहे थे और इलेक्शन हो रहा था। जब 1962 में इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के पद के लिए 2 लोग खड़े हुए उम्मीदवार के तौर पर। एक थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उसके अलावा जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था चौधरी हरिराम। इन दोनों लोगों के बीच में चुनाव हुआ और लगभग मुझे लगता है मोर देन 90% जो वोट्स थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के फेवर में आए थे। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, उसके बारे में आपको पता होगा कि सांसद या जो भी लोग उसमें हिस्सा लेते हैं उनके मत का एक मूल्य होता है, हर एक व्यक्ति का मूल्य होता है। तो उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि 2 लोगों के बीच में चुनाव हुआ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौधरी हरिराम के मध्य चुनाव हुआ। जीत जो थी वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिली थी। अगर हम बात करें इस पूरे ईयर की, तो इस पूरे ईयर में शुरुआत में 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बन गए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बात करें तो 5 सितंबर 1988 को ये जन्मे थे तमिलनाडु में। ठीक है, साउथ इंडिया की बात हो रही है। तमिलनाडु में 5 सितंबर को जन्मे थे। और आप सब जानते हैं कि 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिसे टीचर्स डे के नाम से भी जानते हैं। इनका जो देहांत है ना, वो 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के बहुत ही महान दार्शनिकों में से एक हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें, ही रोट मोर देन 60 बुक्स। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी, जिनमें से कुछ किताबें जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं बार बार। याद रखिएगा, पहली जो पुस्तक है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये एग्जाम में आती रहती है बार बार। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा था इसको। इसके अलावा इंडियन फिलोसफी, ये भी इन्हीं की बुक है। और द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई बुक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। राजनीतिक बदलाव क्या हुआ अगर हम इसमें पूरा देखें, तो जो राष्ट्रपति है ना, वो चेंज हुए हैं इस वर्ष में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन देश को नए राष्ट्रपति के रूप में मिले हैं। इस समय पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो जेएल नेहरू ही हैं। इसके अलावा हमें एक नाम और याद रखना पड़ेगा कि उस समय पर रक्षा मंत्री कौन था देश का। चूंकि 1962 में वॉर हुई थी, तो उस समय पर जो भारत के रक्षा मंत्री थे उनका बहुत व्यापक रोल था। तो उनका नाम था वीके मेनन। ठीक है, तो ये नाम आप नोट कर लीजिएगा कि 1962 के दौरान प्रधानमंत्री तो जेएल नेहरू थे, पर देश का रक्षा मंत्री कौन था, तो उनका नाम था वीके मेनन। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होने वाले हैं। इंडो चाइना वॉर हुआ, भारत चीन युद्ध 1962 में। ठीक है, उस समय पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और चीन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था माओ त्से तुंग। ठीक है, जेएल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था माओ त्से। और भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था वीके मेनन। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें जो हैं, जो रूट थी इस युद्ध की, उनके बारे में जान लेते हैं। मैकमोहन रेखा के बारे में आपने कई बार सुना होगा। मैकमोहन रेखा जो है ना, वो भारत और तिब्बत के मध्य में, याद रखिए, भारत और तिब्बत के मध्य में डिसाइड की गई थी 1914 में। ठीक है, उस समय पर ब्रिटिश इंडिया था, तो यानी बाय डिफॉल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट और तिब्बत के मध्य में एक समझौता हुआ था और एक रेखा तय करी गई थी। उस रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसने मैकमोहन रेखा को मानने से मना कर दिया। ठीक है, मैकमोहन रेखा पर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। ये मूल वजह बनी थी। और आपको पता है कि ये जो युद्ध था, इस युद्ध से पहले वर्ष 1954 में एक समझौता हुआ था, जिसे हम लोग पंचशील समझौता बोलते हैं। इसमें 5 बिंदु दिए गए थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया गया था, ताकि जो बॉर्डर पर विवाद है ना, वो ना हो। पर यह समझौता कुछ ही सालों के लिए था। उसके बाद चाइना ने इस समझौते को वायलेट कर दिया और भारत पर हमला कर दिया। यदि हम इस पिक्चर को देखें तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैकमोहन रेखा कंसीडर किया जाता था। ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, पर जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तिब्बत का रीजन आप देख सकते हो कितना बड़ा रीजन है ना। ये जो रीजन था तिब्बत का, ये बहुत ही बड़ा रीजन था। अगर आज ये मौजूद होता तो भारत और चाइना के मध्य में एक बफर स्टेट का काम करता। तो ये जो क्षेत्र है ना, इसकी ये जो डिफॉल्ट लाइन थी, इस लाइन को चाइना ने मानने से मना कर दिया था। ठीक है, और जो ये लाइन है ना, इस पर जगह जगह पर विवाद है आज भी। ऐसा नहीं कि केवल 1962 में विवाद हुआ, उसके अलावा बहुत जगहों पर विवाद हुआ। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अक्सर ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं गुजरा देश में,
भारत में अभी तक, जिसके दौरान चाइना ने जो सीमा है उसका उल्लंघन करने का प्रयास ना किया हो। चाइना जो है ना साइकोलॉजिकल वॉर लड़ता है। उसकी खासियत क्या है कि वो ये देखता है कि प्रधानमंत्री कौन कैसा है। यदि कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो उतना मुखर नहीं है या कमजोर है या वॉर को सपोर्ट नहीं करता है, तो ऐसे में वो एग्रेशन ज़्यादा दिखाते हैं। ये अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इनका डेटा मिल जाएगा। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, भारत पर हमला कर दिया। हमला कहाँ हुआ, इधर अरुणाचल प्रदेश पे हमला किया। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में हमला किया और इन्होंने अक्साई चीन को कब्जे में ले लिया था। तो इंडियन टेरिटरी क्लेम्ड बाई चाइना, यानी भारत का ये क्षेत्र है जिस पर भारत का आज कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, पर ये क्लेम चाइना करता है कि ये जगह जो है ना वो चाइना से बिलोंग करती है, उनका दावा है। यहाँ पर देखें तो अक्साई चीन जो है ना ये चाइना के कब्जे में है और इसको इंडिया क्लेम करता है। इंडिया कहता है कि नहीं हमारा क्षेत्र है, और सच में हमारा क्षेत्र है, क्योंकि 1962 में चाइना ने इसको कब्जा लिया था जबरदस्ती। अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के आकार का है। आपने यूरोप में एक कंट्री सुना होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो उसके आकार का देश है, बन सकता है ये एक। तो कितनी बड़ी भूमि है, कितनी बड़ी जगह, कितना महत्वपूर्ण। और वैसे भी चाइना के एनर्जी सेक्टर पर हम यहाँ से निगाह रख सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी कुछ समय पहले चाइना ने एक ऑफर भी हमें किया था। ऑफर क्या किया था, चाइना ने कहा था कि अगर आप अक्साई चीन पर दावा छोड़ दें तो हम अरुणाचल प्रदेश पर दावा छोड़ देंगे, पर भारत सरकार ने मानने से मना कर दिया। उसका कारण भी है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा ही है, आपने जो कब्जा किया आप वो क्षेत्र पहले रिलीज करिए, अक्साई चीन को रिलीज करना पड़ेगा चाइना को, है ना। इस प्रकार का संघर्ष हुआ। अगर हम बात करें कि हार के समय पर या जब युद्ध हो रहा था उस समय पर जो भारत था, भारत की प्रतिक्रिया कैसी थी, जब मैं काफी रिसर्च कर रहा था तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें पाई। जैसे भारत सरकार ने उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट ने एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया। उसका कारण कई सारे हो सकते हैं, पर जो मूलतः कारण बताया गया था वो कारण ये था कि भारत सरकार को ये डर था कि अगर हम एयरफोर्स को अलाउ करेंगे बमबारी करने के लिए तो चाइना और ज्यादा अग्रेशन करेगा, तो हो सकता है कि वो हमारे शहरों पर बमबारी कर दें। इस भय से, इस डर से भारत सरकार ने एयरफोर्स को यूज नहीं किया। हालांकि हमारे पास उस समय पर इतने ज्यादा आधुनिक विमान भी नहीं थे जो रात में फ्लाई कर सकते, ये सब हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं थी। इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने यूएसए को एक पत्र लिखा था, अमेरिका को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने कहा था कि 12 स्क्वाड्रन आप मुझे दे दीजिए लड़ाकू विमानों के, उसके अलावा एक रडार दे दो, उन्नत किस्म का जो रडार है ना वो हमें दे दिया जाए। पर अमेरिका ने इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, हमें कोई मदद नहीं की। उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है कि 1961 में, इससे पहले वाले वर्ष में अगर आप लगातार डेटा फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि 1961 में हम लोगों ने गोवा को आजाद करा लिया था पुर्तगालियों से। और आप जानते हैं कि एथनिसिटी की अगर हम बात करें तो जो पुर्तगाली लोग हैं ना ये एंग्लो सेक्शन के लोग हैं, यूएस के लोग भी एंग्लो सेक्शन के लोग हैं, तो एथनिसिटी की वजह से इनको नाराजगी थी इस बात से बहुत ज्यादा कि आपने वहां से पुर्तगालियों को क्यों बाहर निकाल दिया। और साथ साथ आपको ये तो पता ही कि पाकिस्तान के खेमे में मौजूद रहते थे यूएसए के लोग सदा। इस कारण से एक प्रॉब्लम ये खड़ी थी कि जो यूएस था वो नाराज था, और यूएस जो था वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इसमें इंटरवीन करने के लिए ना तो मजबूर करने का प्रयास कर रहा था इवन, बल्कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल काम शांत बैठा हुआ था, कोई प्रयास नहीं कर रहा था। इस तरह की हालत पूरे विश्व की थी। एक का संगठन हम लोगों ने और भी पढ़ा था, NAM, नॉन अलाइंड मूवमेंट। जब भारत प्रयास कर रहा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिले तो उस समय पर वेस्टर्न वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रियों का ये कहना था, बहुत सारे कंट्रीज का ये कहना था, आप तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में आते हैं, हम आपके समर्थन में क्यों आए, है ना, आप हमारे हिस्सा नहीं है, आप हमारे पार्टनर नहीं है, या आप किसी भी समय पर हमारे सपोर्ट में नहीं आते। जब कोई वॉर, कोई युद्ध या कोई अग्रेशन होता है तो आप तो नॉन अलाइंड का हिस्सा हैं। ऐसे में जब नॉन अलाइंड कंट्रीज से बात करी गई तो उसमें ना के बराबर कंट्रीज ने इंडिया का समर्थन किया। उनमें एक यूएई था और इसके अलावा एक कोई कंट्री और भी है, 2 या 3 कंट्रीज ने केवल इंडिया को समर्थन किया। इसके अलावा किसी कंट्री ने इंडिया का कोई समर्थन नहीं किया था। तो इंडिया जो था वो डिप्लोमेटिकली बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था। हम युद्ध हार गए, हमारा क्षेत्र कब्जा हो गया। चाइना ने स्वतः ही युद्ध जो था उसको विराम किया, अपनी कंडीशंस पर युद्ध को समाप्त किया। ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, उस समय पर आपका एक क्वेश्चन बनता होगा कि सोवियत यूनियन क्या कर रहा था। सोवियत यूनियन से तो हमारे अच्छे टर्म्स हमेशा से ही रहे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जो सोवियत यूनियन था ना, उसने 12 मिग विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। हमने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने इसको मंजूरी दी। उसके अलावा उन्होंने उन्नत किस्म के हथियारों को बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी जो थी वो भी सस्ते रेट पर हमें देने के लिए तैयार हो गए, कुछ हमें कर्ज भी दिया। पर ये सब इतना जल्दी हुआ, युद्ध का जो सिनारियो था कि उस समय तक ना तो हमारे पास ठीक से हथियार पहुंच पाए, ना टेक्नोलॉजी पहुंच पाई। कुल मिलाकर के जो सम अप था वो यही था, क्रक्स इसका यही निकला कि हम इस वॉर में बहुत कुछ लूज किए, और इस चीज का प्रभाव हमारे देश पर आज भी दिखता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरा उन्हें देख लेते हैं। पहला फैक्ट ये है कि इंडो चाइना वॉर को साइनो इंडो वॉर भी कहा जाता है। ये बिंदु आप नोट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है साइनो इंडो वॉर 1962, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आया है, वो क्या था कि भारत
चाइना युद्ध के दौरान कितने लोगों को परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया था? तो परमवीर चक्र विजेता लोगों की संख्या 3 है, महावीर चक्र विजेता लोगों की संख्या 20 है और जो 67 है ना, ये वीर चक्र पुरस्कार बांटे गए थे। तो ये काफी काम का, इनमें से परमवीर चक्र का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1967 में नाथुला और कोला, ला मतलब दर्रा होता है, सिक्किम में दोनों दर्रे हैं, यहाँ पर झड़प हुई भारत और चाइना के मध्य में। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ, डोकलाम विवाद एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसके अलावा ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिसके समय पर ये संघर्ष ना हुए। मैंने कुछ चंद संघर्षों को उठाया जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संघर्ष के बारे में अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि डोकलाम विवाद कब हुआ, या फिर वो पूछते हैं गलवान वैली विवाद कब हुआ। अभी रिसेंट में ये घटनाएं हुई तो ये एग्जाम में बहुत आ रही हैं। याद रखिएगा, जो गलवान वैली विवाद है ना, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, वो घटना 2020 की है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ही जवान शहीद हुए थे, नहीं, चाइना की ओर से भी बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, उनकी संख्या आई थिंक 40+ थी। इसको लेकर के बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है जिसमें ये कंफर्म किया गया था। सिवाय चाइना के बाकी लगभग कंट्रियों ने कंफर्म किया कि हाँ, मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी, जो चाइना क्लेम कर रहा था उससे बहुत ज्यादा नंबर था। तो इंडो चाइना वॉर जो है ना, इसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी। चाइना जो है ना, ये बहुत अग्रेसिव कंट्री है। अग्रेसिव कंट्री की बात करें अगर हम, तो चाइना के बारे में हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री है। जो कम्युनिस्ट कंट्री होते हैं ना, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो जब तक ये इकोनॉमिकली मजबूत होते हैं तभी तक ये कंट्री सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो 1991 में 90 के पूरा होते ही जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया, कारण केवल एक था, इकोनॉमी मजबूत ना होना। तो चाइना जो है ना, उसको हमें किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था में कमजोर करना पड़ेगा, तभी जाकर के चाइना का अग्रेशन कम होगा। चाइना में जो सिंगल पार्टी रूल है ना, इसको चैलेंज किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहली बार हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई। इमरजेंसी कॉन्सेप्ट क्या है, इनको जरा देख लेते हैं। भारत का पहला आपातकाल 1962 में लागू हुआ। अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो देश में इमरजेंसी 3 प्रकार की है। हमारे संविधान के अनुसार इमरजेंसी जो है ना, वो 3 प्रकार की है। सबसे पहले हो गया नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो पहला आपातकाल था, ये 1962 में लागू हुआ था। क्या होता है ये? संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर हम सेकंड नंबर पर देखें तो दूसरे प्रकार की इमरजेंसी है, इसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। आर्टिकल नंबर 356, इसमें क्या है कि अगर किसी राज्य में, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य है ना, तो उस राज्य में अगर कोई संवैधानिक तंत्र यानी जो सरकार है वो विफल हो जाती है, तो ऐसे में उस राज्य में ये इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो आर्टिकल नंबर 360 यानी 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि भारत में कभी लागू नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी लागू ना हो। आपातकाल के दौरान पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो इस समय पर सरकार जो है ना, वो अपने खर्चों में कटौती कर सकती है, गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरीज को काट सकती है, या कुछ भी कर सकती है जो जिससे कि देश की इकोनॉमी जो है ना, वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए। तो ये 3 प्रकार की इमरजेंसी भारत में है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इमरजेंसी का प्रोविजन जो है ना, वो कहाँ है, संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक इसका मेंशन किया गया है। अगर हम इमरजेंसी बात करें तो अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 सेक्शन है, स्टेट इमरजेंसी की नहीं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ना, ये अभी तक देश में 3 बार लागू हुआ है। ये क्वेश्चन अपने आप एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है। पहली बार लागू हुआ था 1962 में, फिर लागू हुआ 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद में इंदिरा जी के द्वारा लागू किया गया था 1975 में, ठीक है, जो काला चैप्टर है हमारे पूरे भारतीय इतिहास का। यानी इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इसको लागू करने का अधिकार किसके हाथों में? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो राष्ट्रपति है ना, वो इसे इम्पोज कर सकता है, ठीक है, इमरजेंसी को लागू कर सकता है पूरे देश पर। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि केवल राष्ट्रपति के लागू करने से क्या ये लागू हो जाती है? जी नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के उद्घोषित करने के 1 महीने के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के जो मेंबर है ना, उनके 2/3 बहुमत द्वारा इसे पास कराना आवश्यक है 1 महीने के अंतर्गत, अदरवाइज ये प्रोविजन लागू नहीं होता। ये भी हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में इसे पास किया जाना चाहिए, और वो भी टाइम बाउंड है, 1 महीने के अंदर इसे पास किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये स्पष्ट किया गया, ये तय कर दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जो लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल है ना, उस आपातकाल के दौरान अनुच्छेद नंबर 20 और 21 में लिखे गए जो मूल अधिकार हैं, इनको छोड़ करके से सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति महोदय खारिज कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि इमरजेंसी के समय पर, इमरजेंसी के टाइम पर संविधान में वर्णित कौन से मूल अधिकार जो है ना, वो खारिज नहीं होते हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 20 और 21 के हैं। 19 का तो स्वतः ही खारिज हो जाता है, हम इसके बारे में कभी आगे बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिएगा। जब युद्ध हुआ तो हमें महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ के लिए डेडिकेटेड फोर्स होना चाहिए एक, ठीक है, जो केवल जो भारत
और तिब्बत का जो बॉर्डर ना केवल इसे सिक्योर रखे। तो हमने एक पुलिस फोर्स का गठन किया, जो अर्धसैनिक बल है उसका गठन किया। उसका नाम था ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। 1962 में इसका गठन किया गया। याद रखिए ये गृह मंत्रालय के अधीन है, पुलिस फोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा अगर हम मोटो की बात करें कि इनका जो टैग लाइन है, इनके लोगो पर लिखा हुआ जो मोटो है वो क्या है, तो वो है शौर्य, दृढ़ता, उसके अलावा कर्तव्य निष्ठा। तो ये 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं ये मोटो के तौर पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि ITBP की स्थापना कब हुई, तो विशेष ध्यान रखिएगा कि 1962 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना ने भारत पर हमले की जो रणनीति है ना, जब मैं रिसर्च कर रहा तो मैंने इसके बारे में डेटा पढ़ा था। चाइना ने जो हमले की रणनीति थी ना, वो 1947-48 से ही बनाना शुरू कर दी थी, ठीक है। उसके बाद वो लगातार इस पर काम करते रहे, सड़कें बनाते रहे, है ना, बॉर्डर एरियाज में जो विलेज थे उन्हें डेवलप करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करते रहे। और जब हमें पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। 1959 में हमें इसके बारे में आइडिया हुआ कि चाइना ने बॉर्डर तक सड़कें बना दी हैं, वहाँ पर मिलिट्री को लेकर के विलेजेस बना रहे हैं। तो ये सारी जानकारी हमको बहुत लेट हो पाई, जैसा कि चाइना आज भी करता है बॉर्डर एरियाज में। तो याद रखिएगा कि दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ही इस टाइम पर जीतने वाला है, जीतेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार की डेडिकेटेड जो फोर्सेज है ना, वो लगातार बनाते रहें, जो इस पर काम कर सकें ठीक से। जैसे ITBP तो केवल सुरक्षा के लिए बनी हुई है, पर इंफॉर्मेशन को लेकर के कुछ खास फोर्सेज हमें, और जैसे चाइना है या पाकिस्तान, केवल इन 2 या 3 कंट्रीज को डेडिकेट करके बनानी चाहिए। आई थिंक ऐसा होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। 1962 में ही एक और घटना हुई थी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई 1962 में। क्या है ये? इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट संस्था है। क्यों बना, कैसे बना, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। आप लोगों को मैं, जो लोग लगातार सीरीज फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि 1960 में एक पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संसद ने पास किया था, ताकि जानवरों पर होने वाले अत्याचार को रोका जा सके, ठीक है। इसकी जो 55 वाली धारा है ना, 55 वाला जो क्लॉज है, उसकी धारा नंबर 4 में एक क्लॉज लिखा गया, जिसके तहत आप कोई बोर्ड या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर के बना सकते हैं। तो इसी के तहत ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई थी, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वल्लभगढ़ में है। कहाँ है? वो है वल्लभगढ़ में, हरियाणा में, ठीक है। इसके अलावा ये कार्य क्या करता है, तो ये जो है ना, सलाह देने का काम करता है भारत सरकार को, यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इनको पशुओं के बारे में सलाह देने के काम करता है कि उनके वेलफेयर को लेकर के और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। इसके बारे में सारी की सारी जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराते हैं और भारत सरकार के सलाहकार के तौर पर ये संस्था बनाई गई थी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर काफी पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कोई कमी हो या कोई करेक्शन हो या कुछ भी ऐसा हो, तो आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप फॉर द बेस्ट।